मेरे माँ बाप की ये हसरत थी। मेरे माँ बाप की ये हसरत थी कि उन्हें भगवान एक बेटा भी दे देता तो बुढ़ापे में कोई उनका दुख बांटने वाला होता। खुदा ने उनकी ये आरजू भी पूरी कर दी और अधेड़ उम्र में एक बेटा दे दिया जिसका नाम उन्होंने आदि रखा। उनका ख्याल था कि उजाला घर में आ गया है, मगर सब कुछ उलट ही हो गया। आदि के घर में आने से उजाला की बजाय अंधेरा हो गया। मेरी माँ ने इस लाडले को बहुत प्यार दिया। पिता भी उसे कुछ नहीं कहते, यूं ही वह बचपन से जिद्दी हो गया था। 12 साल की उम्र में स्कूल से भाग निकला। मोहल्ले की 2 आवारा लड़कों के हत्थे चढ़ गया जो उम्र में उससे बड़े थे। उन्होंने इस भोले भाले बच्चे को ट्रैक कर लिया। पिताजी को बेटे की फिक्र हुई और वह उस पर शक्ति करने लग गए, लेकिन माँ आड़े आ जाती और आदि को हमेशा बचा लेती। पिताजी समझाते तो झगड़ने लगती। भगवान ने बहुत दिनों बाद एक बेटा दिया है और तुम बेटे के पीछे पड़ गए हो। नतीजा ये निकला कि माँ के लाड प्यार ने बेटे को बिगाड़ दिया। आदि 17 साल का था तब पिताजी का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल को 2 माह भी ना हुए थे कि आदि को जेल हो गई। एक रात किसी जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा पड़ा। मेरे भाई भी वहाँ मौजूद था जो वह हवालात चला गया। 3 दिन तक कोई खबर ना हुई। वह कहाँ है? माँ बहुत परेशान थी कि न जाने उस पर क्या बीतेगी। जो घर का रास्ता भूल गया था। किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मोहल्ले का एक शरीफ आदमी था जो पिताजी का दोस्त था। उन्होंने बताया कि तुम्हारा लाडला हवालात में है, कुछ आवारा लड़कों के साथ पकड़ा गया। मैं तो एकदम से घबरा गई। कहने लगी, आपकी आदि को रिहा कराने के लिए कोई बंदोबस्त करो। बहन जी, ये काम मेरे बस का नहीं। आप शंकर भाई के पास जाओ, वे मोहल्ले के अमीर शख्स हैं और तुम्हारे पति का बहुत एहतराम करते थे। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये कहकर वे चले गए। माँ का सुकून तो जाता रहा। जैसे तैसे करके वे शंकर भाई के घर चली गई, लेकिन वे उस दिन किसी काम से दिल्ली गए हुए थे और वे आंसू पहुँचती घर आ गई। 3 दिन बाद शंकर भाई की बीवी ने एक नौकर को भिजवाया और कहा कि आकर बात कर ले। माँ जी फिर भागती हुई गई। शंकर भाई ने पूरी बात सुनी और तसल्ली दी और थाने चले गए। पता चला कि FIR कट चुकी है। बहरहाल उन्होंने कोशिश की, पर पुलिस ने और टंकी की तो और भी कई राज खुले। छोटी मोटी चोरियां भी मेरे भाई के खाते में थी और कई गलत कामों में भी ये लोग शामिल थे। शंकर भाई का कोई सोर्स काम ना आया और मेरे भाई को जेल हो गई। पिताजी के मरने का गम नहीं भूले थे कि यह आफत आ गई। इसके बाद हालात और भी गंभीर हो गए। घर में पिताजी ही कम आने वाले थे। मैं MA कर लिया था। माँ ने शंकर भाई की बीवी से कहा, बेटा तो दिल चला गया, अगर आप पूजा की कहीं नौकरी लगवा दे तो हमारा घर चलता रहेगा। उस बेचारी ने शंकर भाई से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की और कहा कि बच्ची से कहो इनके पास चली जाए, ये मेरे दोस्त हैं, उम्मीद है मेरी बात नहीं टालेंगे। माँ ने जैसे ही मुझे ये बात बताई, मैं अगले ही दिन घर से निकल पड़ी। मैं 2 बजे तक उनके ऑफिस पहुंच गई। पिताजी के इंतकाल के बाद मैं पहली बार घर से बाहर गई थी। ऑफिस बहुत शानदार था। मैंने जैसे एक नौकर को शंकर भाई का संदेशा बतलाया, वह तुरंत इसके दोस्त के पास ले गया और मिलवाया। धड़कते दिल के साथ मैं उनके कमरे में पहुंची तो उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली और वहां बैठ जाओ। मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गई और डरी हुई थी। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और किसी साहब को बुलवाया। 2 मिनट में वह आ गए। कहा कि इनके लिए लेटर टाइप कर दो और कमरा बता दो। फिर मेरी तरफ देखा, तुम्हें रमेश भाई काम समझा देंगे, चलो आज से ही ज्वाइन कर लो। यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। अपनी खुशकिस्मती पर मैं हैरान थी। रमेश भाई ने मुझे कमरा दिखाया और काम भी समझाया और कहा, आपका काम है फाइलों को दुरुस्त करके रखना। मैंने काम समझ लिया। चाहो तो आज 2 बजे जा सकती हो, लेकिन कल 4 बजे तक ड्यूटी देना होगा। जी सर, मैंने 2 अल्फाज कहे और कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद चपरासी मेरे लिए चाय लेकर आ गया और कहने लगा, मेरा नाम गुड्डू है, मैं यहाँ 5 साल से हूँ। साहब बहुत अच्छे और मेहरबान आदमी है, मगर लापरवाही पसंद नहीं करते। कुछ देर बाद साहब मेरे कमरे में आए तो उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर था और उन्होंने मुझे देते हुए कहा कि पढ़कर 2 बजे तक साइन कर दूँ। जैसे ही मैंने लेटर पर नज़र डाली तो मेरी तनख्वाह मेरी तवज्जो से बढ़कर थी। मैंने उसी वक्त साइन कर दिए। मैं बहुत खुश थी
और वापस घर आ गई। माँ को फिक्रमंद पाया। बोली, सुबह गई, दोपहर को आई हो, इतनी देर क्यों कर दी? मैंने कहा, मुझे नौकरी मिल गई। माँ ने कहा, खुदा का शुक्रिया, कोई काम तो सीधा हुआ। मैंने माँ को गले लगा लिया। वह खुश थी, मगर मैंने महसूस किया कि उनकी इस खुशी में एक अजीब सी उदासी थी। शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। घर में हम 3 लोग ही थे, ले देकर शंकर भाई थे, जो 2 माह बाद आदि से मिलने के लिए जेल में अपने ड्राइवर या किसी नौकर को भेज दिया करते थे। वह खुद तो बहुत कम जाते थे, मगर जेलर से फ़ोन पर बात करते रहते थे। जब मैंने ड्यूटी संभाली तो कंपनी के मालिक की नेक दिली को देखकर हैरान थी। सोच रही थी कि क्या मालिक इतने अच्छे भी होते हैं। एक दिन वह ऑफिस में देखने के लिए आए। मैं काम में मसरूफ़ थी। 2 मिनट कमरे में ठहरे और चले गए। उनके साथ शंकर भाई भी थे और जाने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मैंने समझा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई। डरते डरते उनके सामने पेश हो गई। वह तनख्वाह लिए बैठे थे और मुझे मैसेज, पूजा, काम में कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा, जी नहीं, काम बिल्कुल आसान है। कहने लगे, दरअसल शंकर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी सिफारिश पर मैंने तुम्हें रखा है, इसलिए चाहता हूँ तुम्हें कोई परेशानी ना हो। फ़िलहाल ये काम दिया है, बाद में कोई दूसरा काम दे दूँगा ताकि तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाए। मुझे लगा वह तसल्ली दे रहे हैं ताकि मेरा दिल लग जाए। मैंने उनकी बातों पर यकीन किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया। मिसेज पूजा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट निकाल चुका हूँ। अपने कमरे के बगल की ओर इशारा किया और कहा, आज से आप यहाँ बैठेंगी और रमेश भाई आपको काम समझा देंगे। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी होंगी। मुझे उनकी मेहरबानी अच्छी लगी। सोचा यहाँ हर वक्त उनकी नज़रों के सामने रहूँगी। बेशक दरमियान में शीशा लगा हुआ है, लेकिन जब वह चाहते हुए देख सकते थे। मैंने खुद को बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस किया, मगर मेरे दिल की कैफियत को जाहिर न होने दिया, क्योंकि मुझे नौकरी करनी ही थी। एक रोज़ मालिक साहब मुझे नया प्रोजेक्ट दिखाने के बहाने अपने घर ले गए। कहने लगे, मिस पूजा, आप यहाँ बैठे, मुझे एक फ़ाइल लेनी है, इसलिए यहाँ आना पड़ा और बस चलते हैं। तब तक एक कप चाय पी लें। थोड़ी देर बाद हाथ में एक फ़ाइल लिए हुए आए और मेरे पास सोफ़े पर बैठ गए और कहने लगे, आपने मेरा घर देखा, कितना खाली खाली सूना सूना है। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और एक बेटा है। उसे मैंने दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं तन्हा ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी हालात भी मुझे शंकर भाई के ज़रिए पता चल चुके हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। मुझे ये बात एकदम शौक लगा, क्योंकि वह मेरे पिताजी की एज के थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह अचानक ऐसी बात कह देंगे। मैं 19 साल की थी और वह तकरीबन 45 साल के होंगे। इस वक्त वह कुछ कहना बेहतर ना लगा, क्योंकि मैं उनके घर पर अकेली थी। बेशक नौकर थे, लेकिन फिर भी वे मालिक हैं और उनको तमीज़ से बात करूं। और मैंने कहा, इस टॉपिक पर पहले माँ से बात करनी होगी, उनसे बात करके आपको जवाब दूंगी। बोले, ठीक है। उनसे शादी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। अगले दिन डाक के जरिए इस्तीफ़ा भिजवा दिया। ये नौकरी तो छोड़ दी। माँ को बता दिया कि मालिक मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे। मैंने उन्हें अपने पिताजी के जैसे समझा था। अब उनका सामना करना मुहाल है। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं, नौकरी कहीं और भी मिल जाएगी। मैंने अपनी परेशानी का हल अपने एक सहेली को बताया। उसने मुझे एक जगह ट्यूशन पढ़ाने के लिए बताया। पैसे वाले लोग हैं और अच्छी तनख्वाह देंगे, मगर उनके घर जाकर 3 घंटे बच्चों को पढ़ाना होगा और आने जाने का बंदोबस्त भी तुम्हें खुद करना होगा। वे आने जाने का किराया दे देंगे। मैं ये ट्यूशन कराने के लिए तैयार हूँ। कुछ ना होने से कुछ हाथ आना बेहतर है, क्योंकि माँ और छोटी बहन तो घर चलाने के लायक ना थी। अब मैंने नौकरी भी छोड़ दी। अगले दिन वे मुझे उनके घर ले गई और मैंने ट्यूशन भी अच्छे से पढ़ाया। शाम के वक्त ट्यूशन पढ़ाती, क्योंकि सुबह टाइम बच्चे स्कूल जाते। मैंने हाँ कर ली, क्योंकि जहाँ उनका घर था वहीं पास में बस स्टैंड भी था। इस सहूलत को मैंने बेहतर जाना। फिलहाल आमदनी का कोई जरिया तो है। मेम साहब से बात हो गई। अगले दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई। एक दिन ट्यूशन पढ़ा कर घर लौट रही थी कि मुझे अपने मोहल्ले का एक लड़का राज नज़र आ गया। वह मोटरसाइकिल पर था और मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी। वह ऑफिस से अपने घर जा रहा था। ये शाम का वक्त था। राज ने मुझे देखा तो अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और पूछा, क्या घर जाने को
खड़ी हो? मैंने जवाब दिया हाँ। कहने लगा आ जाओ। कहने लगा इस तरफ हंगामा हो गया, शायद बसों की हड़ताल है और तुम कब तक खड़ी रहोगी? अंधेरा होने वाला है, मेरे साथ घर चलो। वह मोहल्ले का शरीफ लड़का था। मेरी माँ उसकी माँ एक दूसरे को जानती थी। मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसने मुझे घर के करीब लाकर उतार दिया। मैंने माँ को बताया मामला क्या है। माँ ने बताया कि बेटी कुछ दिन पहले राज के माँ ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा। मैं अभी इसी सोच विचार में थे कि तुमने ये बात बता दी। चलो फिर अब ये भी बता दो कि अगर मैं राज की माँ को तुम्हारे लिए रिश्ता पक्का कर दूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझे राज अच्छा लगा था। मैंने माँ से कहा कोई एतराज़ नहीं, मैं आपकी पसंद पर राजी हूँ। लिहाजा उनसे भी पूछ ले क्या वे आदि भाई की रिहाई तक हमें मोहलत देंगे, क्योंकि मैं उनके आने तक घर से नहीं जा सकती। माँ ने कहा वह ये मोहलत देने के लिए तैयार हैं। शादी की तैयारी के लिए उनको भी 1 साल चाहिए। माँ की इस बात से मेरे दिल को सुकून हो गया। 2 दिन बाद ट्यूशन पढ़ा कर लौट रही थी कि राज फिर आ गया। कहने लगा ये सुनसान इलाका है, तुम सड़क तक आते हुए 10 मिनट लग जाते हैं, बस के इंतज़ार में खड़ी रहोगी तो रात हो जाएगी। ये सोचकर मैं तुम्हें लेने आया हूँ। माँ ने मुझे शादी के बारे में बताया था और मैं समझ चुकी थी राज भी यही चाहता है, इसलिए लेने आ गया। अंधेरा बढ़ रहा था, सर्दियों के दिन थे। मैंने भी सोचा कि राज के साथ चली जाऊं, बस से बहुत टाइम लग जाएगा। रास्ते में राज ने बताया कि माँ जी तुम्हें बहू बनाने का इरादा रखती है। मुझे ये बात बताई तो मैंने सोचा क्यों ना राज लेने आ जाऊं, रोज़ लेने आ जाऊं। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो ठीक है। राज मुझे क्यों ऐतराज़ होगा, वैसे भी मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। अभी हम बात ये कह ही रहे थे कि एक गाड़ी हमारे सामने से आती दिखाई दी, जिसकी लाइटें हमें दोनों पर पड़ी तो राज ने बाइक को दाएं तरफ मोड़ लिया। तेज रोशनी की वजह से बस इस कदर देख पाई कि वे एक गाड़ी उसी घर की थी जहां मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। कौन चला रहा था ये देख ना पाई और राज मुझे शाम के वक्त रोज़ लेने आने लगा। एक रोज़ माँ ने कहा मेरी बेटी तुम्हारे भाई जेल से आ रहा है, अब तुम ज़रा ध्यान रखना करो, ऐसा ना हो कि किसी दिन वह देख ले और लड़ाई झगड़े हो जाए, बेहतर है कि ट्यूशन छोड़ दो। मैंने कहा माँ छोड़ दूंगी, भाई को घर आने तो दो, वह आते ही कमाने तो नहीं लगेगा, हम खाएंगे क्या? क्या अपने घर का खर्च राज की माँ से मांगेंगे? खुदा ना करे ऐसी बात हो। मैंने तो वैसे भी कहा था कि आदि का मिजाज जानती हो। माँ की चिंता सही थी क्योंकि आदि इंसान नहीं हैवान बन गया था, अब तो नशा भी करने लगा था, वह बहुत निकम्मा हो गया था। मैंने सोचा कि बेटा आ जाएगा तो सबसे पहले घर की बदहाली को देखेगा, कमाने की तरफ ध्यान करेगा, मगर ऐसा ना हुआ और मजबूरन मुझे पढ़ाना पड़ा। एक रोज़ मैं पढ़ाने गई, बच्चे और माँ बाप घर पर नहीं थे। बच्चों का चाचा मौजूद था। वापस जाने लगी तो कहने लगा ज़रा रुको तो सही, दूर से आई हो, ऐसे भी क्या जल्दी, भाभी और बच्चे आने ही वाले हैं। मैंने कहा मुझे जाने दे, मुझे जाना है, उनका इंतज़ार नहीं करना। बड़ी शरीफ बनती हो, ये तो बताओ उस दिन अंधेरे में सड़क के किनारे किसके साथ थी? उनकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा इस बात से आपका क्या मतलब? और मैंने उसे बता दिया कि मेरा पति है, और ये कहकर मैं जल्दी से घर से निकल आई। पता नहीं राज मुझे इस टाइम लेने कैसे आ गया था। मैं उसके बाइक पर बैठ गई, मगर रास्ते में हमें एक आदमी ने और रोक लिया। वे राज से कहने लगा ये तेरी बहन है? जो राज उसे जवाब दिया मेरी नहीं, तेरी बहन है। दरख्तों की वजह से अंधेरा छा गया था, लाइट भी बंद थी। मैंने चेहरे पर दुपट्टा बांध लिया जिससे बाइक रोकी। वह मुझे पहचान न सका, लेकिन मैं उसकी आवाज़ से पहचान गई, ये मेरा भाई है, आदि है। उसी वक्त लाइट ऑन हो गई, मैंने दुपट्टा खोल दिया। 2 गुंडे रात से उलझ रहे थे। आदि ने मुझे बाजू से पकड़ा, उनका इरादा मुझे गाड़ी की तरफ ले जाने का था। दुपट्टा हटाने से मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ गई। उसने मुझे पहचान लिया तो हैरान हो गया, तुम यहाँ क्या करने आई थी इस वक्त, और ये लड़का तुम्हें कहाँ से ले जा रहा था? मैंने कहा ये राज है और खुदा ने मुझे इन गुंडों से बचाने के लिए भेजा है, और तुम मुझे सगे भाई हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या समझकर मेरी तरफ बढ़े थे अपनी बहन को इन गुंडों के हवाले करने के लिए? आदि ने मुझे एक धोर का थप्पड़ मारा और कहने लगा बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती तुम्हें? रात को इस वक्त अनजान लड़की के साथ बैठ कर आ रही हो। इधर आदि मुझे पकड़े हुए था और राज को उधर 2 गुंडे पीट रहे थे। जब इसके मुंह से खून निकलने लगा तब वे दोनों से छोड़कर मेरी तरफ आ गए। हाँ भाई शिकार आ गया, बकवास बंद करो। आदि ने उन्हें गाली देकर भगा दिया। दोनों हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगे अबे क्या हो गया इसको? आदि ने बताया बहन है मेरी। आदि मुझे घर ले आया, इधर होश में नहीं था, चाकू लेने के लिए किचन की तरफ दौड़ा और कहा आज तो मैं इसको जान से मार दूंगा। माँ समझ गई कि आदि ने राज के साथ इसे देख लिया है। जिस बात का उन्हें डर था वही हो गया। मैंने मंगनी कर दी इसकी, राज मंगेतर है इसका, ट्यूशन पढ़ाने जाती है बेचारी, हमारे पेट पालने के लिए कुछ होश करो। माँ सर पीटने लगी। बाइक
के हाथ में चाकू देखकर मैं कमरे में जा घुसी, अंदर से कुंडी लगा ली, आदि लड़ने झगड़ने लगा। जब वे दोनों गुंडे गाड़ी में बैठकर चले गए तो करीबी बंगले से निकलकर एक शख्स राज के पास आया। वह अपने आप पास के घर से ये सारा तमाशा देख रहा था। उसने उस घर तक पहुंचाया। भाई अपने घर की दहलीज पर बैठा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। माँ ने उसे बता दिया, ये हमारे पड़ोसी तुम्हारे जेल जाने के बाद यहाँ रहने आए हैं। इस लड़की की माँ ने पूजा का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा तो मैंने कर दिया। पूजा अब राजू की मंगेतर है। तू जेल में बैठा था, कौन लेने जाता? इसे मैं ही लेने के लिए भेजती हूँ। राज को माँ की इन बातों को आदि कब सुनने वाला था। राज को देखते ही उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। वे बेचारा निहत्था क्या मुकाबला करता, जख्मी तो वो पहले से ही था। अचानक हमला हुआ, अपने आप को संभाल ना सका और वहीं मर गया। मेरा निकम्मा भाई जो मुझे कमा करना खिला सका, नाम निहाद एक नेक इरादा रखने वाले लड़के का कातिल भी बन गया। मेरा भाई और लंबे समय के लिए जेल चला गया। मेरी शादी करने और घर बसाने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया। मैं एक नर्स बन गई, बाकी जिंदगी मरीजों की देखरेख में गुजर गई। यहाँ तक कि जब भाई सजा काट कर आया तो माँ मर चुकी थी। छोटी बहन की मैंने शादी कर दी। आदि जेल से ऐसे मरीज बनकर निकला, 1 साल की भी जी ना सका। उसको अस्पताल में दाखिला करा दिया मगर उसका इलाज था और मेरे इकलौते भाई ने मेरे ही हाथों में दम तोड़ दिए। हालांकि मेरे ख्वाबों का कातिल था, लेकिन उसके मरने पर मैं फूट फूट कर रोई थी। अब मैं अकेली जीने पर मजबूर थी, नौकरी करती रही, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया। शुक्र है कि सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली थी। आज पेंशन ही मेरा सब कुछ है। 2 वक्त की रोटी बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए मिल जाती। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।